जरा सोचिए, जब आप 40 की उम्र में पहुंचते हैं और आपको एहसास होता है कि कुछ चीजें हासिल करने के बावजूद आपके भीतर अभी भी एक खालीपन है। आप ऐसे रिश्ते देखते हैं जो काम नहीं आए, ऐसी गलत चुनाव देखते हैं जिनसे बचा जा सकता था, और एक लगातार बेचैन दिमाग। यह उन कई लोगों का दुखद भाग्य है जो जीवन के बुनियादी सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे रोम के 5 अच्छे सम्राटों में से आखिरी मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाएं, जिन्होंने पूरे साम्राज्य पर शासन करते हुए भी अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण और अस्तित्व के अर्थ पर गहन विचार लिखे। और ठीक यही सब आप यहां जानने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं और इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो आपको 40 की उम्र में ही नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन में एक अमूल्य लाभ मिलेगा। आखिर जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, आपका अपनी सोच पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। यह वाक्य किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक है, खासकर जब हम 40 की उम्र में पहुंचते हैं, क्योंकि जीवन के इसी पड़ाव पर कई लोग ऐसी समस्याओं से घिरे हुए पाते हैं जो अंदर ही अंदर कभी उनके हाथों में थी ही नहीं। लोगों को निराशा के चक्र में फंसे हुए देखना आम बात है, क्योंकि वे ऐसी चीजों में ऊर्जा लगाते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते। वैश्विक अर्थव्यवस्था, दूसरों की राय, किसी बॉस का व्यवहार, यहां तक कि उनके बच्चे या दोस्त जिस तरह से अपना जीवन जीना चुनते हैं। जब हम यह मानते हैं कि हमारा उन पर पूरा नियंत्रण है तो यह सब एक एनॉर्म बोझ पैदा करता है। व्यवहार में हम जो देखते हैं वह यह है, 40 साल का एक आदमी अपनी नौकरी खोने की संभावना को लेकर कई रातों तक नींद नहीं ले पाता। वह भयानक परिदृश्य की कल्पना करता है, खुद को कर्ज में, अपने परिवार को बेसहारा देखता है और लगातार घबराहट महसूस करता है। लेकिन वह वास्तव में क्या नियंत्रित कर रहा है? उसके कोई भी विचार संभावित बर्खास्तगी को नहीं रोकेंगे। वह वास्तव में केवल अपनी तैयारी में अनुशासन, नई कौशल सीखने की अपनी क्षमता, अपने पेशेवर आचरण, चुनौतियों के प्रति अपने रवैये को ही नियंत्रित कर सकता है। यही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि यह उसके हाथों में है। एक और उदाहरण सोशल मीडिया पर जीवन है। कितने लोग जो पहले से ही बड़े हैं, तारीफ पाने की इच्छा में फंस जाते हैं। वे लाइक्स, कमेंट्स और बाहरी सत्यापन की तलाश में जीते हैं। जब उन्हें आलोचना मिलती है तो वे चिंता और असुरक्षा में डूब जाते हैं। लेकिन आलोचना या अनुमोदन आपके नियंत्रण में नहीं है। जो चीज आपके नियंत्रण में है वह है उन शब्दों की व्याख्या करने का तरीका। आप आहत होना चुन सकते हैं या आप बढ़ना चुन सकते हैं। यहीं पर स्टोइक शिक्षा का व्यावहारिक अनुप्रयोग आता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को काम पर अनुचित आलोचना मिलती है। ज्यादातर लोग गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं या कई दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे ऊर्जा, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य खत्म होता है। हालांकि एक स्टोइक पूछता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं, तो मैं अपनी शांति उस चीज पर क्यों बर्बाद करूं जिसे मैं बदल नहीं सकता? मैं जो कर सकता हूं वह है अपने प्रदर्शन को समायोजित करना, अपने आचरण की समीक्षा करना और अपनी इच्छा से परे की चीजों से चिपके बिना आगे बढ़ना। यह पाठ सरल लगता है, लेकिन यह एक गेम चेंजर है। कई रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे यह तय करना चाहते हैं कि दूसरा कैसा महसूस करे, कैसा व्यवहार करे या क्या सोचे। लेकिन प्रभुत्व का यह प्रयास हमेशा निराशा की ओर ले जाता है। दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करना आपके हाथों में नहीं है। जो है वह आपका धैर्य, आपका संवाद, उस रिश्ते में बने रहने या उसे छोड़ने का आपका चुनाव है। वही सच्ची शक्ति है। जब हम भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यह अंतर महत्वपूर्ण है। आधुनिक अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर चिंता व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की स्थितियों से जुड़ी होती है। यह ऐसी किसी चीज की भविष्यवाणी है जो कभी हो भी नहीं सकती,
यह ऐसी उम्मीद है कि दूसरे किसी खास तरीके से कार्य करेंगे। जब आप यह महसूस करते हैं कि आप अपनी ऊर्जा केवल उसी चीज पर लगा सकते हैं जो आपके नियंत्रण में है, तो तनाव का स्तर कम हो जाता है। आप अपनी ताकत उन चीजों के लिए बचाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि यह सिद्धांत कैसे जाने माने लोगों को बचा सकता था। माइकल जैक्सन के बारे में सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने वह सब कुछ हासिल किया जिसकी कोई इच्छा कर सकता था, प्रसिद्धि, दौलत, अतुलनीय प्रतिभा। लेकिन उसे जिस चीज ने बर्बाद किया वह उपलब्धियों की कमी नहीं थी, बल्कि बाहरी राय के प्रति उसके दिमाग का दास बन जाना। दुनिया के सामने अपनी छवि को नियंत्रित करने का जुनून था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे शांति नहीं थी। यह ठीक वही दुखद अंत है जो वे लोग पाते हैं जो इस अंतर को नजरअंदाज करते हैं कि वे क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। दूसरी ओर, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उन्होंने इस सीमा को समझा। उदाहरण के लिए, नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे सलाखों की सच्चाई बदल सके, लेकिन उन्होंने यह नियंत्रित करना चुना कि वे उस कैद का कैसे सामना करेंगे। वह एक कड़वे आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो पूरे देश का मार्गदर्शन करने में सक्षम थे। यह मार्कस ऑरेलियस की शिक्षा की शक्ति है जिसे व्यवहार में लाया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में इस सिद्धांत को लागू करना छोटी छोटी स्थितियों में शुरू हो सकता है। जब आप ट्रैफिक में फंस गए हों तो चिल्लाने और परेशान होने के बजाय याद रखें, ट्रैफिक आप पर निर्भर नहीं करता। जो निर्भर करता है वह आपकी प्रतिक्रिया है। आप एक अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, चुपचाप विचार कर सकते हैं, या बस उस समय का उपयोग अपने दिमाग को शांत करने के लिए कर सकते हैं। छोटी स्थितियों में इसका अभ्यास करने से आप बड़ी मुश्किलों में नियंत्रण बनाए रखने की अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं। यह आदत यह भी बदल देती है कि हम असफलताओं का कैसे सामना करते हैं। यदि आपने कोई व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की और वह काम नहीं आया, तो आप बाहरी परिस्थितियों से ग्रस्त हो सकते हैं, संकट, प्रतियोगी, समर्थन की कमी। लेकिन इनमें से कोई भी चीज समस्या का समाधान नहीं करती। जो चीज अंतर ला सकती है वह है उन चीजों पर नियंत्रण करना जो आपके हाथों में है। आपका लचीलापन, गलतियों से सीखने की आपकी इच्छा, अलग तरीके से फिर से कोशिश करने की आपकी क्षमता। जब आप इस शिक्षा को आत्मसात कर लेते हैं तो जीवन सही नहीं हो जाता, लेकिन यह बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि दुख बाहर की दुनिया से नहीं आता और इसके बजाय इस बात से आकार लेता है कि आप हर स्थिति को कैसे देखते हैं। यही वजह है कि मार्कस ऑरेलियस आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समझा कि मन एक कले जैसा है, उस पर तभी हमला किया जा सकता है जब आप इसकी इजाजत दें। और जब आप यह स्पष्टता के साथ 40 की उम्र में पहुंचते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते हैं जो उनके हाथों में कभी नहीं होंगी, जबकि आप अपनी ऊर्जा केवल उसी चीज पर केंद्रित करते हैं जिसे आप बदल सकते हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह भावनात्मक अस्तित्व है। मार्कस ऑरेलियस पूरी तरह से जानते थे कि जीवन छोटा है और समय बर्बाद करना अपने अस्तित्व को ही बर्बाद करना है। उन्होंने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 1000 साल हैं। मौत तुम्हारे बगल में है। जब तक तुम जीते हो, जब तक यह तुम्हारे वश में है, अच्छे बनो। नश्वरता की यह लगातार याद दिलाना डर पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि तात्कालिकता जगाने के लिए था। समय एक ऐसा संसाधन है जो वापस नहीं आता, और जब कोई 40 की उम्र में पहुंचता है और महसूस करता है कि उसने अपनी जीवन प्रत्याशा का लगभग आधा हिस्सा जी लिया है, तो यह विचार भारी पड़ सकता है। कई लोगों को बहुत देर से पता चलता है कि उन्होंने कीमती साल बेकार की चीजों में या ऐसी पहचान की तलाश में बदल दिए जिसने कभी सच्ची खुशी नहीं दी। यह देखना आम बात है कि जैसे जैसे लोग परिपक्वता के चरण में प्रवेश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जवानी और वयस्क जीवन का एक बड़ा हिस्सा ऐसी नौकरी के लिए समर्पित कर दिया जिसे उन्होंने कभी पसंद नहीं किया, ऐसे रिश्तों में जो कुछ भी नहीं जोड़ते थे, या छोटी मोटी बहसों में जो कहीं नहीं ले गईं।
ये पूरे समय पीछे देखते हुए मैराथन दौड़ने जैसा है। आप थक जाते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। स्टोइक दर्शन ठीक इसके विपरीत का प्रस्ताव करता है। यह याद रखने का अभ्यास कि हर दिन अनोखा और दोबारा ना आने वाला है और कल की कभी कोई गारंटी नहीं होती। आधुनिक दुनिया इस भ्रम को आसान बनाती है कि हमारे पास बहुत समय है। सोशल मीडिया पर कितने घंटे बर्बाद होते हैं बिना उद्देश्य वाली सीरीज देखने में, मैसेजिंग ग्रुप्स में, अंतहीन राजनीतिक बहसों में। दिमाग व्यस्त होने की इस झूठी भावना का आदी हो जाता है, जबकि वास्तव में जीवन बर्बाद हो रहा होता है। मार्कस ऑरेलियस ने इंटरनेट या स्मार्टफोन के अस्तित्व में आने से बहुत पहले इसे समझ लिया था। वह जानते थे कि दुश्मन सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि हमारे पास जितना समय है उसकी लापरवाही है। मृत्यु के सामने समय के मूल्य को समझने वाले व्यक्ति का एक स्पष्ट उदाहरण स्टीव जॉब्स थे। कैंसर का निदान मिलने पर उन्होंने अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय लेना शुरू कर दिया। जो आवश्यक नहीं था उसे हटा दिया और खुद को केवल उसी चीज के लिए समर्पित कर दिया जो उनके लिए वास्तव में मायने रखती थी। मानसिकता में यह बदलाव वही दिखाता है जो मार्कस पहले ही कह चुके थे। जब हम याद रखते हैं कि समय सीमित है तो हम अधिक प्रामाणिक रूप से जीना शुरू करते हैं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सरल हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति दिन में 3 घंटे अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए बिताता है। इसका मतलब है 1 साल में 1000 घंटे से ज्यादा। उस समय में वे एक नई भाषा सीख सकते थे, पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकते थे या यहां तक कि एक नया पेशेवर प्रोजेक्ट शुरू कर सकते थे। मुद्दा यह नहीं है कि कभी आराम न करें या कभी मनोरंजन न करें, बल्कि यह है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को जीवन शैली में न बदलें। मनोरंजन तब स्वस्थ हो सकता है जब उसे जानबूझकर चुना जाए, लेकिन यह विनाशकारी हो जाता है जब यह केवल महत्वपूर्ण निर्णयों को टालने का काम करता है। हमारे समय का उपयोग कैसे करते हैं, इससे जुड़ा एक भावनात्मक बोझ भी है। अपने जीवन के अंत में लोगों में पछतावे पर शोध से पता चलता है कि ज्यादातर लोगों को उस चीज का पछतावा नहीं होता जो उन्होंने किया, बल्कि उस चीज का होता है जो वे करने में विफल रहे। वे प्रियजनों के साथ समय बिताने में विफल रहे, एक सपने का पीछा करने में विफल रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने में विफल रहे। यह एक कठोर सच्चाई को उजागर करता है। सबसे बड़ा पछतावा गलतियों में नहीं, बल्कि उस चीज के बर्बाद होने में होता है जो हो सकता था। स्टोइक अभ्यास से पता चलता है कि जागने पर आप याद रखें कि वह दिन आपका आखिरी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि डर में जिए, बल्कि तीव्रता और स्पष्टता के साथ जिए। जब आप हर मुलाकात, हर बातचीत, हर भोजन को ऐसे देखते हैं जैसे वह आपका आखिरी हो, तो जीवन एक अलग मूल्य ले लेता है। किसी दोस्त के साथ वह अर्थहीन बहस अपना महत्व खो देती है। बच्चे के साथ वह गले मिलना ज्यादा कीमती हो जाता है। जो आपको पसंद है उसे करने का वह अवसर अब टाला नहीं जाता। यह हैरान करने वाला है कि लोग अक्सर तभी बदलते हैं जब कोई झटका लगता है, जैसे कोई गंभीर बीमारी, किसी प्रियजन का खो जाना या 40 के दशक में कोई अस्तित्वगत संकट। यह उसी क्षण होता है जब उन्हें एहसास होता है कि साल बहुत तेजी से बीत गए हैं और पीछे मुड़कर देखने पर उनके पास ज्यादा मूल्यवान यादें नहीं हैं। स्टोइज्म हमें यह समझने के लिए किसी त्रासदी का इंतजार करने के बजाय इस जागरूकता को अभी अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। एक व्यावहारिक अभ्यास जो समय के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है वह यह है कि आप 1 हफ्ते तक यह लिखें कि आप अपने दिन का हर 1 घंटा कैसे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि किसी भी चीज के लिए समय नहीं बचा है, लेकिन यह रिकॉर्ड चुपचाप हो रही बर्बादी को उजागर करता है। एक बार जब आपको इस बात की स्पष्टता हो जाती है तो अपनी प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित करना और जो वास्तव में मायने रखता है उसमें ऊर्जा लगाना संभव हो जाता है। यह आदत भले ही आसान लगे, लेकिन कुछ महीनों में यह आत्मज्ञान और उत्पादकता के लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाती है। और यहां आता है एक बड़ा मोड़। जब आप जीवन की क्षण भंगुरता को समझते हैं
और वास्तव में अपने समय को महत्व देना शुरू करते हैं, तो आप हर किसी को खुश करने की जरूरत से खुद को आजाद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर चुनाव के साथ आप यह महसूस करते हैं कि दांव पर आपका समय है, दूसरों का नहीं। आप सिर्फ औपचारिकता के लिए निमंत्रण स्वीकार करना बंद कर देते हैं, ऐसी दोस्तियां निभाना बंद कर देते हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं, उन लोगों को अपनी जिंदगी समझाने में घंटे बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो समझना ही नहीं चाहते। यह आजादी उन लोगों के लिए सबसे बड़े लाभों में से एक है जो मार्कस ऑरेलियस के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अभी तक सोचने पर मजबूर किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक बटन पर क्लिक करने के लिए थोड़ा समय निकालें। यह सिर्फ एक साधारण इशारा नहीं है, यह चैनल को बढ़ते रहने और ऐसी और भी बातें लाने के लिए जरूरी ईंधन है। यही वह चीज है जो सामग्री को ज्यादा लोगों तक पहुंचने और आपके सहित और भी कई जिंदगियों को बदलने में मदद करती है। जब इस जागरूकता को व्यवहार में लाया जाता है तो 40 साल की उम्र के बाद जिंदगी बोझ नहीं रहती, बल्कि एक मौका बन जाती है। देर नहीं हुई है क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत है। मुख्य बात समय का बुद्धिमानी से, उद्देश्य के साथ और पूरी जागरूकता के साथ उपयोग करना है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि अच्छा जीना लंबा जीना नहीं है, बल्कि हर पल को ऐसे जीना है जैसे वह अनमोल हो। और शायद यह सबसे बड़ा फायदा है जो कोई भी वयस्क जीवन में हासिल कर सकता है, यह स्पष्टता कि समय कम है और ठीक इसी वजह से इसे बर्बाद करना बहुत कीमती है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि एक सफल जीवन का सही पैमाना धन के संचय या प्रसिद्धि की तलाश में नहीं था, बल्कि सद्गुणों के अभ्यास में था। उन्होंने कहा, एक इंसान का असली माप तब होता है जब उसे कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना हो। यह वाक्यांश स्टोइक विचार का सार प्रकट करता है। उनके अनुसार सफलता बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि न्याय संगत, साहसी, बुद्धिमान और संतुलित जीवन जीने की क्षमता पर निर्भर करती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग, खासकर वयस्कता में, अब भी मानते हैं कि खुशी भौतिक उपलब्धियों का पर्याय है। यही कारण है कि इतने सारे लोग अपने 40 के दशक में एक प्रभावशाली रेज्यूमे, एक स्थिर बैंक खाता, लेकिन एक खालीपन के एहसास के साथ पहुंचते हैं जिसे कुछ भी नहीं भरता। आंकड़े बताते हैं कि सफल वयस्कों में डिप्रेशन के मामलों का एक बड़ा हिस्सा ठीक इसी धारणा से जुड़ा है कि उन्होंने अपनी लगभग हर इच्छा पूरी कर ली है, फिर भी उनमें उद्देश्य की कमी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल बाहरी पुरस्कारों की तलाश करना एक लीक होती बाल्टी को भरने जैसा है। यह कभी पर्याप्त नहीं होगा। सार्वजनिक उदाहरण इस हकीकत को अच्छी तरह से दर्शाते हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर वैश्विक संगीत में सबसे बड़े आइकनों में से एक थीं, जिन्हें लाखों लोग पसंद करते थे। लेकिन भावनात्मक संतुलन की कमी और एक बेदागत छवि बनाए रखने के दबाव ने उनके व्यक्तिगत जीवन को कैमरों के सामने बिखर दिया। यह उस बात का एक स्पष्ट चित्र है जिसके बारे में मार्कस ऑरेलियस ने चेतावनी दी थी। यदि सद्गुण व्यक्ति को बनाए नहीं रखते हैं तो कोई भी बाहरी उपलब्धिकांक्ष जितनी नाजुक हो जाती है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो इसका विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। कीनू रीव्स जैसे किसी व्यक्ति पर विचार करें। उन्होंने परिवार के सदस्यों को खोया, व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया और हॉलीवुड स्टार के लिए अपेक्षित मानक से बाहर जीवन जिया। फिर भी वे एक सरल, उदार जीवन जीते हैं जिन्हें उनके नैतिक और संतुलित व्यवहार के लिए ही सराहा जाता है। यह स्टोइक विचार को बताता है कि असली मूल्य बाहरी चमक में नहीं, बल्कि इस बात में है कि कोई व्यक्ति जीवन में अपना आचरण कैसे करता है। सद्गुणों का अभ्यास कोई अमूर्त विचार नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा का चुनाव है। काम पर उदाहरण के लिए शॉर्टकट लेने के लिए ललचाया जाना आम बात है। रिपोर्टों में झूठ बोलना, सहकर्मियों के बारे में बुरा बोलना, प्रभावित करने के लिए उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। पहली नजर में यह फायदेमंद लग सकता है, लेकिन लंबे समय में अपनी स्वयं की ईमानदारी को खत्म करने के अलावा यह चिंता और असुरक्षा का बोझ पैदा करता है। जब आप सद्गुणों का चुनाव करते हैं, भले ही तत्काल परिणाम सबसे शानदार न हो, तो आप एक ठोस प्रतिष्ठा
और सच्चा सम्मान बनाते हैं जिसे कोई भी संकट नहीं छीन सकता। एक और क्षेत्र जहां यह सीख बहुत जरूरी है वह है रिश्तों में। कितने लोग केवल फायदों की तलाश में शादी या दोस्ती में प्रवेश करते हैं, चाहे वह स्थिति हो, आराम हो या सुविधा हो, लेकिन ईमानदारी और देखभाल से निर्देशित नहीं होने वाले रिश्ते अनिवार्य रूप से बिगड़ जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया, जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए अच्छा नहीं है वह मधुमक्खी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम केवल अपने हितों के लिए जीते हैं तो हम न केवल दूसरे व्यक्ति को बल्कि खुद को भी नष्ट कर देते हैं। सद्गुणों को लागू करने के लिए साहस की जरूरत होती है, क्योंकि इसका मतलब अक्सर धारा के विपरीत तैरना होता है। एक ऐसी दुनिया में जो होने से ज्यादा पाने को महत्व देती है, ईमानदारी, न्याय और संयम का चुनाव करना समय की बर्बादी लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यही वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो मन की शांति के साथ परिपक्वता तक पहुंचते हैं, उन लोगों से जो गहरे पछतावे के साथ जीते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक शोध से भी सीधे जुड़ा हुआ है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग स्पष्ट आंतरिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं और कृतज्ञता, न्याय और करुणा जैसे सद्गुणों का अभ्यास करते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में संतुष्टि और कल्याण का उच्च स्तर होता है जो केवल भौतिक उपलब्धियों का पीछा करते हैं। दूसरे शब्दों में, विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जो मार्कस ऑरेलियस ने सदियों पहले सिखाई थी। चरित्र बाहरी परिणाम से कहीं ज्यादा खुशी को आकार देता है। हम इसे एक साधारण अभ्यास में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक मुश्किल चुनाव का सामना कर रहे हैं, जैसे कि एक बेहतर पद को स्वीकार करना जिसमें बेईमानी की जरूरत होती है, या एक अधिक विनम्र लेकिन ईमानदार पद पर बने रहना। ज्यादातर लोग केवल तत्काल लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन गलत फैसले के साथ आने वाली भावनात्मक कीमत जीवन भर रह सकती है। जब आप सद्गुणों का मार्ग चुनते हैं, भले ही आपको अल्पकालिक रूप से हारना पड़े, तो आप कुछ अनमोल हासिल करते हैं, मन की शांति। और जब कोई व्यक्ति इस स्पष्टता के साथ अपने 40 के दशक में पहुंचता है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि हर उपलब्धि, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे, ईमानदारी में निहित एक वास्तविक मूल्य रखती है। हर रिश्ता सच्चे विश्वास पर बना होता है। हर फैसले में यह निश्चितता होती है कि भले ही पूरी दुनिया अलग तरीके से न्याय करे, आपने अपने सार को बरकरार रखा है। इसे ही मार्कस ऑरेलियस अच्छा जीवन जीना कहते थे। बाहरी उपलब्धियों की चमक भले ही फीकी पड़ जाए, लेकिन सद्गुण एक बार अभ्यास किए जाने पर बने रहते हैं। यह एकमात्र विरासत है जिसे समय नष्ट नहीं करता और जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। इसीलिए स्टोइज्म इस विचार पर इतना जोर देता है, क्योंकि जब जीवन परिपक्वता तक पहुंचता है तो असली फायदा दूसरों से ज्यादा होने में नहीं, बल्कि आप जो बन गए हैं उसके साथ शांति में होने में है। मार्कस ऑरेलियस एक ऐसे समय में रहते थे जो कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन साथ ही लगातार युद्धों, धोखों और विनाशकारी एंटोनाइन प्लेग का सामना किया, जिसने लाखों लोगों को मार डाला। त्रासदियों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी डायरी में ऐसे शब्द लिखे जो प्रभावशाली आंतरिक शक्ति को प्रकट करते हैं। यदि आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं, बल्कि उसके बारे में आपकी धारणा के कारण है। यह दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों से निपटने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल देता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि पीड़ा घटना से नहीं, बल्कि उस व्याख्या से आती है जो हम उसे देते हैं। आज समस्याएं ठीक वैसी नहीं हैं, लेकिन तर्क वही रहता है। बर्बर आक्रमणों का सामना करने के बजाय हम कर्ज, पारिवारिक संकट, भावनात्मक हानि और बीमारियों का सामना करते हैं। और इन कठिनाइयों पर हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यही तय करता है कि हम उनसे नष्ट होकर निकलते हैं या मजबूत होकर। बहुत से लोग अपने 40 के दशक में पहुंचने पर यह महसूस करते हैं कि जीवन वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। शायद एक शादी खत्म हो गई हो, एक करियर ने अपेक्षित रास्ता न लिया हो,
स्वास्थ्य अब पहले जैसा जवाब नहीं देता हो और इसी क्षण में कई लोग निराशा में डूब जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि घटनाएं ही असहनीय हैं। लेकिन जैसा कि मार्कस ने सिखाया, दर्द घटना में नहीं बल्कि उसे सामना करने के तरीके में है। इस सच्चाई को दर्शाने वाला एक आधुनिक उदाहरण विक्टर फ्रैंकल का है। उन्होंने होलोकॉस्ट से बचकर निकले, एकाग्रता शिविरों में अपना परिवार खो दिया और अकथनीय परिस्थितियों का सामना किया। फिर भी उन्होंने लिखा कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अर्थ खोजने में सक्षम है, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों ना हो। यह विचार स्टोइक सिद्धांत को प्रतिध्वनित करता है। हम नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। फ्रैंकल ने अपने दर्द को अर्थ देना चुना और उसी ने उन्हें जीवित रखा। रोजमर्रा की जिंदगी में इस शिक्षा को विभिन्न तरीकों से लागू किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 15 साल तक एक ही कंपनी में काम करने के बाद अपनी नौकरी खो देता है। डर, असुरक्षा और यहां तक कि गुस्सा महसूस करना स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग इस क्षण में लकवाग्रस्त हो जाते हैं, यह मानते हुए कि जीवन खत्म हो गया है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण एक और तरीका सुझाता है। दर्द को स्वीकार करें, लेकिन उसे ईंधन में बदल दें। यह हानि कुछ नया सीखने, क्षेत्र बदलने, व्यवसाय शुरू करने या यहां तक कि एक ऐसे व्यवसाय को खोजने का अवसर बन सकती है जो पहले छिपा हुआ था। पीड़ा गायब नहीं होती, बल्कि एक प्रेरक शक्ति में बदल जाती है। एक और उदाहरण व्यक्तिगत रिश्तों में है। शादी या एक लंबे समय के रिश्ते का अंत विनाशकारी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मानते थे कि यह एक निश्चित मिलन था। शुरुआती सदमा अक्सर गहरी उदासी और कई बार असफलता का एहसास कराता है। लेकिन अगर हम इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह अंत आत्म खोज के लिए, विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए और यहां तक कि जीवन को अधिक परिपक्व तरीके से फिर से बनाने के लिए जगह बना सकता है। हानि केवल विनाश नहीं रहती और विकास की प्रक्रिया में बदल जाती है। आज के मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल पाते हैं, उनमें ज्यादा सहन शक्ति होती है और वे अवसाद का कम शिकार होते हैं। इस अभ्यास का मतलब दर्द को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके सीख में बदलना है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस लिखते समय ठीक यही किया था। उन्होंने दुख को नकारा नहीं, बल्कि उसे तर्कसंगत तरीके से समझा और खुद को याद दिलाया कि हर रुकावट तरक्की का एक रास्ता हो सकती है। उन्होंने खुद लिखा था, काम में आने वाली बाधा ही काम को आगे बढ़ाती है। जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। यह सोच बहुत मजबूत है क्योंकि यह हमारे सबसे आम मसलों से निपटने के तरीके को भी बदल देती है। ट्रैफिक जाम, अंतहीन लाइनें, काम की जगह पर छोटी मोटी बहस, इन सभी को रोज का एक दर्द देखा जा सकता है, लेकिन इन्हें धैर्य और शांति का अभ्यास करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका राज हर रुकावट को मानसिक अनुशासन का एक अभ्यास बनाना है। एमी वाइनहाउस एक सार्वजनिक उदाहरण है जिन्होंने मुश्किलों से ठीक से निपट नहीं पाने के लिए संघर्ष किया। वो प्रतिभाशाली थीं, पूरी दुनिया में जानी जाती थीं, लेकिन अपने अंदरूनी और बाहरी दर्दों का सामना नहीं कर पाईं। मुश्किलें उनके लिए एक ऐसा बोझ बन गईं जिसे वो सह नहीं सकीं, क्योंकि उन्हें वो कोई और मतलब नहीं दे पाईं और इसी वजह से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। यह तुलना दिखाती है कि दर्द के प्रति हमारा नजरिया कितनी अलग अलग नियतियां तय कर सकता है और ठीक यहीं पर स्टोइक चुनौती कीमती हो जाती है। अगले 7 दिनों तक जब भी कोई समस्या खड़ी हो, शिकायत करने की बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? शायद आप पाएंगे कि एक गलत आलोचना सहन शक्ति का प्रशिक्षण हो सकती है, एक लाइन इंतजार करने का अभ्यास हो सकती है, एक पैसों का नुकसान आदतों और विकल्पों पर फिर से सोचने की एक पुकार हो सकता है। यह अभ्यास जब दोहराया जाता है तो न केवल छोटी मोटी समस्याओं से निपटने के आपके तरीके को बदल देता है, बल्कि जिंदगी के बड़े तूफानों का सामना करने के लिए आपके दिमाग को भी मजबूत करता है।
इस मानसिकता के साथ 40 की उम्र तक पहुंचना एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि उन लोगों के विपरीत जो मुश्किलों के सामने बिखर जाते हैं, आप हर मुश्किल को मजबूती का एक अवसर देखना सीख जाते हैं। ये दर्द को नकारना नहीं है, बल्कि उसे एक ज्यादा ठोस जिंदगी बनाने में एक ईंट के रूप में इस्तेमाल करना है। मार्कस ऑरेलियस युद्धों और महामारियों के बीच ये जानते थे, और हम आज अपनी लड़ाइयों में इसी सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। आखिरकार रुकावटें तो आनी ही हैं, लेकिन लंबा दुख एक चुनाव है। मार्कस ऑरेलियस अनियंत्रित भावनाओं और अत्यधिक लगाव के खतरे के बारे में लगातार चेताते रहे। उन्होंने कहा, जितना ज्यादा हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उतना ही ज्यादा हमें दुख होता है। ये बात एक सीधी लेकिन गहरी सच्चाई बताती है। जिंदगी अस्थिरता का एक मैदान बन जाती है जब हम अपनी खुशी उन चीजों में ढूंढते हैं जो किसी भी पल हमसे छीनी जा सकती है। लगाव कई रूप ले सकता है। यह भौतिक चीजों से लगाव हो सकता है, जैसे सपनों का घर, एक शानदार गाड़ी या बैंक में जमा धन। यह सार्वजनिक छवि से लगाव हो सकता है, हमेशा मजबूत, सफल और प्रशंसित दिखने की वह जरूरत। या फिर यह लोगों से लगाव हो सकता है जब हम रिश्तों को एक तरह की भावनात्मक जेल में बदल देते हैं। इन सभी मामलों में जब वह चीज जिससे हम जुड़े हुए हैं गायब हो जाती है या बदल जाती है, तो दर्द बहुत विनाशकारी तरीके से आता है। आधुनिक जीवन हमें ऐसे अनगिनत उदाहरण देता है कि कैसे लगाव सब कुछ तबाह कर देता है। माइक टायसन के बारे में सोचें, जो इतिहास के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक थे। अपने चरम पर उन्होंने दौलत, शोहरत और ताकत हासिल की, लेकिन अपनी ही आवेगों में खो गए। तुरंत सुख, अत्यधिक विलासिता, अनियंत्रित व्यवहार से लगाव ने उनकी जीतों को व्यक्तिगत हार में बदल दिया। उन्होंने अपने करियर में लगभग 41 अरब 50 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया। यह इस बात का एक साफ उदाहरण है कि अनियंत्रित इच्छाएं उन लोगों को भी बर्बाद कर सकती हैं जो अजेय लगते हैं। यह सिद्धांत रोजमर्रा की स्थितियों में भी दिखाई देता है। एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, ये मानते हुए कि उसका मूल्य केवल उसकी पद या पेशेवर स्थिति में है, कुछ बदलने पर बिखरने का जोखिम उठाता है। एक छंटनी, सेवानिवृत्ति या यहां तक कि भूमिका में एक छोटा सा बदलाव भी पहचान के संकट में बदल सकता है। ऐसे लोगों की कहानियां सुनना आम है, जो अपनी पदवी खोने पर महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी ही खो दी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी पहचान पूरी तरह से किसी बाहरी चीज से बंधी थी। रिश्तों में अत्यधिक लगाव उतना ही विनाशकारी हो सकता है। जब कोई यह मानता है कि वह तभी खुश रह सकता है जब उसका साथी मौजूद हो और ठीक वैसा ही व्यवहार कर रहा हो जैसा वह चाहता है, तो यह असुरक्षा और निर्भरता के लिए एक जमीन तैयार करता है। दूरी के जरा से संकेत पर ईर्ष्या, डर और निराशा पैदा होती है। स्वस्थ प्यार एक जेल में बदल जाता है। स्टोइक शिक्षा हालांकि यह दिखाती है कि प्यार करने का सच्चा तरीका यह पहचानना है कि दूसरा व्यक्ति आजाद है और आपकी खुशी विशेष रूप से एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर सकती। और यही बात सार्वजनिक छवि पर भी लागू होती है। सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत से लोग लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स पर आधारित एक पहचान बनाते हैं। समस्या यह है कि यह एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बनाता है। जिस दिन संख्याएं कम होती हैं, हताशा, खालीपन का एहसास और यहां तक कि चिंता के संकट भी पैदा होते हैं। यह अपनी शांति को किसी ऐसी चीज में रखने का परिणाम है जो हर समय बदलती रहती है और कभी किसी के नियंत्रण में नहीं थी। दूसरी ओर ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो वैराग्य की शक्ति दिखाते हैं, जो डटे। रोलिंग इसका एक उदाहरण है। दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बनने से पहले वे बेहद मुश्किल परिस्थितियों में लगभग दरिद्रता में रहती थीं। विफलता या अस्वीकृति के डर से चिपके रहने की बजाय उन्होंने उस स्थिति को एक रचनात्मक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। जब सफलता मिली तो उन्होंने सादगी का रुख बनाए रखा, यह जानते हुए कि शोहरत और पैसा क्षणभंगुर होते हैं। इस मानसिकता ने उन्हें अपनी ही सफलता की गुलाम न बनने दिया।
व्यावहारिक जीवन में वैराग्य को लागू करने का मतलब कुछ भी बिना रहना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि जो कुछ आपके पास है या आप चाहते हैं उसके गुलाम न बने। शुरू करने का एक आसान तरीका छोटी छोटी चीजों में वैराग्य का अभ्यास करना है। ऐसे कपड़े दान करें जो आप अब नहीं पहनते। केवल भावनात्मक लगाव के कारण रखी गई चीजों को छोड़ दें। वास्तविक सामाजिक मेलजोल के दौरान अपना फोन बंद कर दें ताकि डिजिटल स्वीकृति की जरूरत से बंधे न रहें। ये हाव भाव भले ही छोटे हों, दिमाग को बड़े नुकसान होने पर उनसे निपटने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि नुकसान तो होने ही है। देर सबेर हम उन लोगों को खो देंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, हमने जो संपत्ति हासिल की है या जो पद हम संभालते हैं। जो लोग इस भ्रम में जीते हैं कि वे हमेशा सब कुछ बनाए रख सकते हैं, वे कई गुना ज्यादा दुख उठाते हैं। इसके विपरीत जो लोग शुरुआत में ही वैराग्य का अभ्यास करते हैं, वे इन परिवर्तनों को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना सीख जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज जो हम पर निर्भर नहीं करती उसे किसी भी पल छीना जा सकता है, तो हम अपनी शांति का स्रोत उसमें क्यों रखें? सच्ची आजादी तब पैदा होती है जब हम जो हमारे पास है उसका आनंद ले सके, बिना अपनी खुशी के लिए उस पर निर्भर हुए। यह संतुलन ही 40 की उम्र में अदृश्य बंधनों से जकड़े हुए व्यक्ति के जीवन को उस व्यक्ति के जीवन से अलग करता है जो अपरिहार्य नुकसान के बीच भी हल्कापन पाता है। भावनाओं पर महारत हासिल करना और वैराग्य का अभ्यास करना सबसे बड़े उपहारों में से एक है जो आप खुद को दे सकते हैं, क्योंकि उन चीजों को छोड़ना सीखकर जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आप पाते हैं कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, आप बस गलत जगह देख रहे थे। इसी बिंदु पर जीवन अतृप्त इच्छाओं से प्रेरित एक जेल होना बंद हो जाता है और सच्ची आजादी का रास्ता बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली कुंजी छिपी है जो हमारे चुनौतियों का सामना करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। 40 की उम्र में बहुत से लोग खुद को पछतावे, चिंता या भविष्य के डर के चक्रों में फंसे हुए पाते हैं। पीछे मुड़कर उन सभी चीजों के बारे में सोचना आम बात है जो काम नहीं आई, या आगे देखकर यह सोचना कि फिर से शुरू करने के लिए शायद पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इसका परिणाम एक ऐसा दिमाग है जो लगातार उन चीजों में व्यस्त रहता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और यह वर्तमान में जीने की ऊर्जा छीन लेता है। दिमाग एक उपजाऊ खेत की तरह है। अगर आप इसे कमी, विफलता और निराशावाद के विचारों से पोषण देते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से पीड़ा, असुरक्षा और प्रेरणा की कमी को प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर, यदि आप वास्तविकता के अनुरूप उद्देश्य और कृतज्ञता के साथ विचारों का पोषण करना चुनते हैं, तो जो फलता फूलता है वह शांति और स्पष्टता है। यह विचार केवल दार्शनिक नहीं है, यह विज्ञान द्वारा भी समर्थित है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध दिखाता है कि जो लोग संज्ञानात्मक पुनर्गठन का अभ्यास करते हैं, यानी जो अपने विचारों को पूर्ण निर्देशित करना सीखते हैं, वे अवसाद और चिंता के लक्षणों को काफी कम करते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके साथ जो कुछ होता है उसे आप कैसे व्याख्या करते हैं, वह घटना से ज्यादा आपकी खुशी के लिए निर्णायक होता है। एक व्यावहारिक उदाहरण, 40 की उम्र में अपनी नौकरी खोने वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोचें। नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति खुद को यह समझा सकता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, कि उन्हें अब कोई और अवसर नहीं मिलेंगे और यह कि विफलता स्थायी होगी। यह नजरिया लकवा, डर और निराशा पैदा करता है। एक और व्यक्ति उसी स्थिति का सामना करते हुए इस घटना को उनके मूल्यों के साथ ज्यादा मेल खाने वाली किसी चीज में फिर से शुरू करने का एक मौका मान सकता है, या यहां तक कि उद्यमिता शुरू करने का भी। घटना खुद वही है, नौकरी का छूटना। फर्क उस लेंस में है जिससे दिमाग देखता है कि क्या हुआ। कई सार्वजनिक हस्तियां इन विपरीत रास्तों को दर्शाती हैं। रॉबिन विलियम्स अपनी पीढ़ी के सबसे महान अभिनेताओं और कॉमेडियन में से एक के पास सब कुछ लगता था।
प्रतिभा, शोहरत और पहचान। हालांकि उनका दिमाग काले विचारों से घिरा हुआ था, जिसने उन्हें एक दुखद अंत की ओर धकेल दिया। ये एक मार्मिक उदाहरण है कि बाहरी सफलता भी ऐसे दिमाग की भरपाई नहीं कर सकती जो खुद से ही युद्ध में हो। इसके बिल्कुल विपरीत विक्टर फ्रैंकल, जो एक नाजी यातना शिविर से बचे हुए व्यक्ति थे, ने लिखा कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है और उस जगह में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति निहित है और उस चुनाव में हमारी आजादी और हमारा विकास निहित है। अकल्पनीय परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने दिमाग को उद्देश्य और आशा से पोषण देना चुना और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक को जन्म दिया। आज की दुनिया में अपने दिमाग पर नियंत्रण बनाए रखना और भी बड़ी चुनौती हो सकती है। लगातार नकारात्मक खबरों, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना और काम के दबाव में रहना चिंता को बढ़ने के लिए एक आदर्श माहौल बनाता है। यह आम बात है कि लोग सुबह उठते ही नकारात्मक विचारों, बिलों की चिंता, लक्ष्यों के दबाव या मनचाहा जीवन न जीने के दुख से दबे हुए महसूस करते हैं। यह मानसिक बोझ सिर्फ हमारी भलाई पर ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगातार तनाव से दिल की बीमारियों, नींद से जुड़ी समस्याओं और यहां तक कि समय से पहले बुढ़ापे का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें इसका एक इलाज देता है। मन को प्रशिक्षित करना अपने आप नहीं होता, इसके लिए रोजाना के अभ्यास की जरूरत होती है। इसे लागू करने का एक आसान तरीका यह है कि अपने दिन की शुरुआत ऐसे सवालों से करें जो आपके विचारों को दिशा दें। आज मेरे नियंत्रण में क्या है? मैं न्याय संगत और तर्क संगत तरीके से कैसे कार्य कर सकता हूं? मुझे अभी शांति महसूस करने के लिए वास्तव में क्या चाहिए? ये विचार, चाहे वे कितने भी संक्षिप्त क्यों ना हो, एक सहारे का काम करते हैं, मन को काल्पनिक तूफानों में खो जाने से रोकते हैं। एक और अभ्यास है नकारात्मक विजुअलाइजेशन का तरीका, जिसे मार्कस ऑरेलियस ने खूब इस्तेमाल किया था। इसमें थोड़ी देर के लिए यह कल्पना करना शामिल है कि आप अपनी किसी कीमती चीज को खो सकते हैं। यह आपकी नौकरी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य या यहां तक कि एक प्यारा रिश्ता भी। यह निराशावाद नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक तैयारी है जो किसी नुकसान की स्थिति में उसके भावनात्मक प्रभाव को कम करती है और वर्तमान के लिए आपकी सराहना को बढ़ाती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि कुछ भी तय नहीं है, तो आप उस चीज की गहराई से कद्र करने लगते हैं जो आपके पास पहले से है। यहां एक व्यावहारिक चुनौती है। 7 दिनों तक हर बार जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे लिख लें। उसके बगल में स्थिति को समझने का एक वैकल्पिक तरीका लिखें, आदर्श रूप से इस आधार पर कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। एक सप्ताह के अंत में आपको एहसास होगा कि आपकी शांति चुराने वाली कई चिंताएं या तो अतिरंजित थीं या उनका कोई तत्काल समाधान नहीं था। यह सरल अभ्यास पहले से ही एक हल्के, अधिक संतुलित मन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 40 साल की उम्र में महत्वपूर्ण लाभ केवल अनुभव जमा करना नहीं है, बल्कि मन को एक विरोधी के बजाय एक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करना सीखना है। जो लोग अपने विचारों पर महारत हासिल कर लेते हैं, वे अच्छी तरह से जीने के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, एक आदमी का जीवन वही है जो उसके विचार उसे बनाते हैं। यही किसी भी स्थिति को, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे, विकास और शांति के मार्ग में बदलने की कुंजी है। मार्कस ऑरेलियस के सिद्धांत केवल दूरस्थ दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविक चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक उपकरण है। हर सबक अधिक संतुलन, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है, खासकर जब हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां जिम्मेदारियां अक्सर और भी भारी लगने लगती हैं। अगर यह सामग्री आपके दिल को छू गई है, तो कृपया इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि इन बातों को सुनने की जरूरत है। यह छोटा सा इशारा उनके जीवन में एक बदलाव का उत्प्रेरक बन सकता है। यहां तक मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आइए विकास और ज्ञान की इस यात्रा पर हम साथ चलते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।